नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4। तो दोस्तों, इससे पहले हम प्रश्नावली 4.3 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम, और उसमें आज हम नई चीज़ सीखेंगे जो कि है हमारा विविध कर। तो दोस्तों, विविध कर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब दोस्तों, यहाँ से हम सीखेंगे नई चीज़ जो कि हमारे पास आएगी विविध कर। तो दोस्तों, विविध कर का हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा और उसकी प्रकृति के संबंधित 3 शर्त भी आएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी विविध कर की शर्तें। तो दोस्तों, विविध कर की कंडीशन अर्थात शर्त समझने से पहले हम ये समझेंगे कि विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि विविध कर क्या है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है। अब दोस्तों, जो हम कंडीशन पढ़ते हैं तो कंडीशन में हमारे पास प्रकृति होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए यदि इनकी प्रकृति वास्तविक है, बराबर है या काल्पनिक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताना चाहेंगे कि मूल काल्पनिक हो, वास्तविक हो या बराबर हो तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को विविध कर विधि से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, विविध कर विधि आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर विविध कर विधि के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, विविध कर। अब आपको समझना पड़ेगा कि विविध कर को डिनोट किससे करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्या दोस्तों, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा डी बराबर। दोस्तों, फिर से समझना, विविध कर को हम डी से डिनोट करते हैं तो डी के इक्वल में हमने बराबर लिखा। मतलब का दोस्तों, यहाँ से हम डी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। हमने क्या कहा, डी को, विविध कर को डी से डिनोट करते हैं और यहाँ से हम डी का फॉर्मूला निकालेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से हमने जैसे बताया कि विविध कर को डी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, अब विविध कर का हमारा फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है दोस्तों, सूत्र भी होता है हमारा विविध कर का। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा विविध कर का सूत्र होता है बी वर्ग माइनस का 4ac। दोस्तों, क्या होता है, बी वर्ग माइनस का 4ac। यहाँ से दोस्तों, विविध कर का फॉर्मूला होता है हमारा बी वर्ग माइनस का 4ac। दोस्तों, ये ए है, ये सी है और ये बी है। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इसमें ए क्या है, सी क्या है और बी क्या है। तो दोस्तों, ये समझने के लिए हम आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लाइक दैट एक फॉर्मूला लेते हैं। जैसे वो एक समीकरण लेते हैं। जैसे दोस्तों, हमने एक समीकरण लिखा 2x²। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला लिखा, आप देख सकते हैं 2x² + 4x + 6 = 0। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हमारा जो समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। आपने हमारी यदि इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने बताया था यह समीकरण हमारा ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये हमारा a का मान होता है और दोस्तों ये हमारा b का मान होता है और दोस्तों ये लास्ट वाला c का मान होता है। अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब है कि x² का मान होता है हमारा a का कहलाता है वो वाला मान, और दोस्तों जो हमारा x का मान होता है वो b का मान कहलाता है, और दोस्तों जो अचर पद होता है वो दोस्तों हमारा c का मान कहलाता है। अब दोस्तों, इस ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर x² में क्या मान होगा a का। जैसे x² है तो a बन गया, लेकिन दोस्तों इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, जो x² के साथ में जो संख्या लिखी होगी वही हमारा a का मान होगा। तो दोस्तों, a बराबर हमारा क्या मान होगा दोस्तों, ये 2 मान होगा, क्योंकि दोस्तों x² के साथ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारा a का मान हो जाएगा 2। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला इस रूप का होता है। समीकरण हम आपको बताना चाहेंगे ax² + bx प्लस का c और बराबर में होता है 0। तो दोस्तों, यहाँ से x² के साथ में जो लिखा होता है वो हमारा a का मान होता है। यहाँ पर x² के साथ 2 लिखा था तो a का मान हमारा 2 आ गया। उसके बाद दोस्तों, x के साथ जो लिखा होता है वो b का मान होता है। आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर x के साथ 4 लिखा हुआ है तो दोस्तों क्यों ना हमारा b का मान 4 हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा b का मान 4 निकल कर आ चुका है। अब दोस्तों हमारा बचा है अचर पद मतलब का c। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का निकल गया, x का निकल गया। अब दोस्तों लास्ट में जो संख्या बची हुई होती है वही दोस्तों हमारा c का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर c का मान हमारा कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि दोस्तों 6 के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें c का मान क्या मिल गया, 6 मिल गया। इस प्रकार दोस्तों हमने a, b और c तीनों के मान आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया तो आप इससे इस मान को भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस फॉर्मूले पर आते हैं जो कि हमारा होता है विविध कर। तो दोस्तों हमारा विविध कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b वर्ग माइनस का 4ac। अब दोस्तों हम आपके समीकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने एक समीकरण लिया 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस में 12 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ से आप समझेंगे कि यहाँ से d, तो दोस्तों d बराबर तो हम लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों d हमारा क्या होता है, विविध कर होता है। अब दोस्तों आप आगे समझेंगे कि b वर्ग का मान रखना है, यहाँ पर हमें क्या रखना है, b वर्ग का मान। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे कि b का मान हम कहाँ से निकालते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब दोस्तों आपको b का मान देखना है, तो आपको पता है कि b का मान ज्ञात करने के लिए जो x के साथ में संख्या होती है वही b का मान होता है। और यहाँ पर दोस्तों x के साथ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों b की वैल्यू हमारे पास 8 निकल कर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों ये 4 नियतांक है यहाँ पर सूत्र में, तो ये हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये नियत रहेगा, ये फिक्स रहेगा कि यहाँ पर 4 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 4 रहेगा। अब दोस्तों हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको सिखाया है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो संख्या होती है वही a का मान होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आती है, 2। तो दोस्तों क्यों ना हम यहाँ कोष्टक में यहाँ पर 2 लिख दें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने a की वैल्यू रख दी। अब दोस्तों हमें c की वैल्यू भी रखनी है, c का मान भी रखना है। तो दोस्तों अब c का मान कहाँ से निकाला जाए, तो हमने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का मान a वाला कहलाता है, x अकेला रहता है तो भाई b का मान कहलाता है, और बचा कुचा c का मान कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अकेला हमारे पास क्या बचा, 12 बचा। तो दोस्तों c का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों d बराबर 8 का वर्ग हमारे पास 64 आएगा, माइनस, अब दोस्तों इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और दोस्तों हम 12 अट्ठे कर देंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा विविध कर का फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। हम आपके पास बहुत से उदाहरण रखेंगे ताकि हम सबसे पहले इस सूत्र के बारे में आपको बता सकें, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करा सकें। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हम आपके सामने दूसरा समीकरण रखने जाते हैं ताकि आप समझ सकें। दोस्तों हम इसको रफ नहीं करेंगे, हम आपको यहीं से बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार समझेंगे। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा उस पर हमने गोले बना दिए, तो दोस्तों हम इसको सूत्र को अलग से लिखकर बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दोस्तों ये हमारा द्विघात समीकरण का एक रूप ही होता है जो कि हमारा इस प्रकार का एक फॉर्मूला है। आप इंपॉर्टेंट है, इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम आपके सामने दूसरा फॉर्मूला, अब दोस्तों हम आपके सामने दूसरा समीकरण रखने जा रहे हैं ताकि आप इस विविध कर के कॉन्सेप्ट को सारा समझ सकें। यदि दोस्तों आपने इसको समझ लिया तो आप इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से आपको एक उदाहरण और देकर इस प्रकार से समझाना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हमने x में डिनोट किया था। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, x है। अब दोस्तों आप मान के चलिएगा कि आपको एग्जाम में y मिल जाए, तो दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो आपको देंगे उसको y मान कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ से लिखा 2y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 8 इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ से आपका समीकरण कहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर भी है। इसी प्रकार दोस्तों यदि y आ जाए तो दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा ay स्क्वायर प्लस का by और प्लस का c इक्वल 0। तो दोस्तों इसी से हमने इसको निकाल लिया। हमने x की जगह पर y रखा और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर और x की जगह पर y रखा। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास a का मान हमें निकालना है, इस समीकरण में हमें a का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि y स्क्वायर का गुणांक ही तो a का मान कहलाता है, y स्क्वायर का गुणांक ही तो a का मान कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ से y स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारा पास 2 है। तो दोस्तों a हमारा क्या कहलाएगा, a का मान कहलाएगा। तो दोस्तों a का मान हमारे पास 2 आ जाएगा,
क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोस्तों हमने आपको इस फॉर्मूले में बताया है कि दोस्तों बाय स्क्वायर का गुणांक ही ए का मान कहलाता है। तो दोस्तों बाय स्क्वायर का गुणांक 2 है तो ये ए का मान कहलाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया है कि बी बाई मतलब बाई का गुणांक बी का मान कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बाई के साथ 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और आपको ये तो कांस्टेंट है, पता ही है कि सी का मान जो लास्ट में होता है वही होता है। तो दोस्तों सी बराबर 8 आ जाएगा। अब दोस्तों जिस प्रकार हमने इस समीकरण में रखा था विविध करके बी वर्ग माइनस 4ac मान, उसी प्रकार ए बी सी के मान मिल चुके हैं। आप समीकरण में रख सकते हैं और आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप विविध कर सूत्र को समझ चुके होंगे। उसमें क्या ए है, बी है, सी है, सब कुछ समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों आप ये समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से आपको बताएंगे कि विविध कर की शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ विविध कर। तो दोस्तों कंडीशन समझने के लिए सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे, फिर हम आपको अलग से कंडीशन बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बोला था कि इसके बाद हम आपको कंडीशन बताएंगे। अब दोस्तों कंडीशन इस प्रकार बन सकती है जैसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का कोई अस्तित्व हो। अब दोस्तों यहाँ से हम आपको समझाना चाहेंगे कि क्वेश्चन में आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा और उसके बारे में आपसे कहा होगा कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से समझते हैं दोस्तों, आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा लाइक दैट, जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, यहाँ पर x आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारा ये द्विघात समीकरण है तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से समझेंगे दोस्तों, उसने कहा कि निम्न द्विघात समीकरण मतलब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मूल तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। मूल का मतलब यही होता है कि अंत में दो आंसर निकलेंगे एक्स के या वाई के, तो वे दोनों आंसर हमारे मूल कहलाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन यही से बनेगा कि क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। दोस्तों क्या होती हैं? 3 कंडीशन होती हैं। उन्हीं 3 कंडीशन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 3 कंडीशन क्या होती हैं। तो दोस्तों 3 कंडीशन इस प्रकार हो सकती हैं हमारी कि जैसे दोस्तों हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया बी वर्ग माइनस का 4ac बराबर, दोस्तों ये हमारा विविध कर का फॉर्मूला है। तो दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि इस फॉर्मूले में जो आंसर निकलेंगे उनके मान यदि दोस्तों 0 से बड़ा हो, जैसे दोस्तों ये हमारा 0 है, इससे बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और यहाँ से जाकर इनफाइनाइट तक होगा। तो दोस्तों समझने की बात, हमसे इनफाइनाइट में दोस्तों अनंत होता है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि समीकरण से जो मान निकलेगा वो यदि 0 से बड़ा होगा, क्या 0 से बड़ा होगा, तो मूल वास्तविक होंगे। तो दोस्तों क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा? यदि इसका मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे। क्या दोस्तों? यदि इसके 2 मूल आएंगे, यदि उसका मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे। अब दोस्तों हम कंडीशन फर्स्ट आपको बता चुके हैं, विद इन एग्जाम्पल बताएंगे। अभी दोस्तों आप समझते जाइएगा कि यहाँ से यदि 0 से बड़ा मान आए इस विविध कर का तो मूल हमारे वास्तविक होंगे। और दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि विविध कर हमारा डी होता है और दोस्तों डी का फॉर्मूला जी होता है। और यदि दोस्तों डी का मान हमारा 0 आ जाए, अब आप समझने की कोशिश करना, हमने क्या कहा आपसे पहली कंडीशन में, यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। और यदि दोस्तों डी का मान 0 आए तो क्या होगा? अब दोस्तों डी का मान 0 आएगा तो ये होगा कि मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। क्या कहा हमने? मूल वास्तविक भी होंगे, बराबर भी होंगे। पहले दोस्तों हम बताते हैं आपको, यहाँ से यदि डी बराबर आपको 0 मिले तो आपके मूल क्या होंगे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा? यदि डी बराबर 0 होगा तो दोस्तों मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। अब दोस्तों कंडीशन हम इस फॉर्मूले को रफ करते हैं, अब आप यहीं से समझेंगे। पहले हमने क्या कहा? यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से बड़ा क्या होता है दोस्तों? हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ से हमारा अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों हमने आपसे यही कहा कि यदि डी की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब 0 से बड़ी है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी आ जाए लेकिन 0 से ऊपर आना चाहिए।
तो दोस्तों आपकी कंडीशन बनेगी कि मूल वास्तविक होंगे। उम्मीद करते हैं कि पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि यदि डी की वैल्यू 0 आ जाए। पहली कंडीशन क्या कहती है कि डी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। दूसरी कंडीशन यही कहती है कि मान हमारा 0 आ जाए, डी बराबर मतलब विविधकर का मान यदि 0 आ जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों उसका हल होगा मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। उस कंडीशन में दोस्तों क्या है, मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप समझ सकते हैं, इसको हमने अंडरलाइन किया है, मूल बराबर। अब दोस्तों कंडीशन फर्स्ट बन चुकी है कि यदि मूल्य 0 से बड़े हों, 1 2 3 4, तो हमारा डी का मान क्या होगा, मूल्य वास्तविक होंगे उसके। और यदि दोस्तों डी की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो उसके मूल्य बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। अब दोस्तों आपका दिमाग इतना तो चल ही गया होगा कि मूल हमारे 0 से बड़े भी आ चुके हैं और 0 भी आ चुका है, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये होगी कि हमारे मूल 0 से कम आएंगे। अब दोस्तों 0 से कम आने का मतलब क्या होता है, संख्या माइनस में आएंगी, मतलब -1, -2, -3 से यहाँ से जाकर इनफाइनाइट मतलब अनंत तक आ सकता है, माइनस का इनफाइनाइट। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हम तीसरी कंडीशन बताते हैं आपको। यदि दोस्तों डी का मान हमारे पास माइनस में आएगा, क्या दोस्तों माइनस में आएगा, माइनस में मतलब दोस्तों -1 आ जाए, -2 यहाँ से अनफाइनाइट तक आ जाए, मतलब अनंत तक आ जाए माइनस का मान। अब दोस्तों हमने क्या कहा, यदि डी की वैल्यू माइनस में आए तो दोस्तों हमारे मूल क्या होंगे, तो दोस्तों मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर बताते हैं हम आपको। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा कि आप समझना दोस्तों, यदि डी की वैल्यू -1, -2 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस में कितनी भी संख्या आ जाए, 1 आए, -2 आए, 3 आए, अनंत तक आ जाए, तो दोस्तों इस कंडीशन में यदि का डी का मान हमारा माइनस में आता है तो दोस्तों मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। अब दोस्तों आपको पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो माइनस में ना हो, चूंकि वास्तविक संख्याएं काल्पनिक नहीं होती हैं, इसलिए दोस्तों काल्पनिक मतलब माइनस की संख्या होना। यदि दोस्तों आपके दो मूल -1, -4 आता है, अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारी माइनस में हैं, तो दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। अब दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं नहीं है तो दोस्तों ये काल्पनिक संख्याएं हैं, तो दोस्तों हमारे मूल भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आप चाहें तो दोस्तों इस लाइन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस लाइन को आप इतना ना लिखना चाहें तो इसे नहीं लिख सकते, मूल वास्तविक नहीं होंगे, सीधा आप ये भी लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको तीनों कंडीशन बताते हैं ताकि आप समझ सकें। अब दोस्तों कंडीशन पहली हमने बताई कि यदि डी का मान 0 से बड़ा आए, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 5 6 7 अनंत तक आ जाए, तो मूल हमारे वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन यदि डी का मान 0 ही आ जाए तो दोस्तों मूल बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। और तीसरी कंडीशन हमने बताई यदि मूल 0 से कम आए अर्थात माइनस में आए तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप तीनों कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट बहुत डीप में बताए हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में रिवर्स करके देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब ही आप इस सवाल को भी क्लियर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमने इस प्रश्नावली अब दोस्तों हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो थी, अर्थात इसमें हमने आपको विविधकर का परिचय कराया है। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम कम से कम 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे या फिर एक ही करेंगे, शायद पूरे भी खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखना जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आपको 3 कंडीशन और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि विविधकर का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हमने आप सभी को विविधकर का फॉर्मूला बताया है, आप सभी कमेंट बॉक्स में आपका यही होमवर्क होगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में विविधकर का हमें फॉर्मूला बताएंगे और ये हो सके तो ये तीनों कंडीशन भी लिखकर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको विविधकर का फॉर्मूला है वो तीनों कंडीशन पता होना चाहिए, ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छे से सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि दोस्तों आप इस प्रकार के
तीनों कंडीशन यदि सूत्र को आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको प्रश्नावली 4.4 में आने वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.4। तब तक के लिए धन्यवाद।